गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पीआईबी सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 25 जून है। आज हम 24 जून के जो आर्टिकल हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं और आपको पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वही है, ठीक है। और उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाके भी है ना चेक कर सकते हो। पहला जो कमेंट है उसके अंदर लिंक दे रखा है। और उसके अलावा आपके कुछ सवाल थे कि जैसे इंपॉर्टेंट है तो वो मैं बताता रहता हूँ आपको। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वैसे तो बताता हूँ, लेकिन क्या है कि जैसे शुरुआत के अंदर है ना, जैसे मतलब कोई टॉपिक शुरू हो रहा है तो उस टाइम पे ना मैं है ना उसको हाईलाइट कर दूंगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे संडे ऑफ है तो वो तो हमेशा रहता ही है। मैं कई बार क्या होता है कि सैटरडे भी ऑफ रख लेता हूँ, तो अब नहीं रखेंगे, सैटरडे को ऑफ भी नहीं रखेंगे, संडे को तो रखेंगे ही, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश के अंदर भी मैं कुछ क्या लास्ट वाले जो आर्टिकल है ना उनको इंग्लिश के अंदर नहीं देता। कोशिश करूंगा कि उनको क्या है, जैसे मतलब जरूरी नहीं लगते मेरे को कि है ना, मेरे को लगता है कि ये पीसीएस के लिए है और वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको मैं सिर्फ हिंदी के अंदर ही दे देता हूँ। लेकिन मैं ठीक है इंग्लिश के अंदर भी अब से देना शुरू कर दूंगा। और उसके अलावा क्वालिटी से आपका क्या मतलब है कि जैसे मतलब एक 2 दिन से कमेंट आ रहा है कि आपके क्वालिटी इंप्रूव करो इस तरीके से, तो आप बताओ मेरे को कि किस तरीके से क्वालिटी इंप्रूव चाहिए, कि जैसे मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर है या फिर कंटेंट के अंदर कमी है, किस तरीके से कमी लग रही है वो आप मेरे को कमेंट के अंदर लिख के बताओ। और उसके अलावा जैसे 8 बजे का जो फिक्स टाइम था वो थोड़ा सा है ना पॉसिबल नहीं होगा शायद, क्योंकि क्या है कि स्टूडियो थोड़ा बिजी रहता है। तो कभी कोई नया टीचर आए हैं तो वो यदि वहाँ पे क्लास ले रहे हैं तो मेरे लिए बीच के अंदर पॉसिबल नहीं होगा कि मैं थोड़ा जल्दी कर लूंगा, या हो सकता है कभी लेट भी हो जाए, ठीक है। तो लगभग ये शाम का टाइम है, यही रहेगा अपना, ठीक है। तो चलो आज सेशन शुरू करते हैं। आज ये पहला आर्टिकल है हमारा, ये भारतीय कार्यक्रम से संबंधित है। जैसे मान लो कि किसी किसान को एक जर्दालू आम है जो बिहार का जीआई टैग है, भागलपुर का जीआई टैग है, तो उसको क्या है कि मार्केट के अंदर बेचना है तो वो मुश्किल हो जाता है उसके लिए बेचना। लेकिन यदि उसको सीधा एक्सपोर्ट ही कर दिया जाए, जैसे मतलब दुबई के लिए के अंदर हो गया या फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अलग अलग जगह, यदि उसके जो आम है तो वो उसको एक्सपोर्ट किया जाए, तो उसके लिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक भारतीय कार्यक्रम है, इसको लॉन्च किया गया है कि जो एग्रीटेक स्टार्टअप होते हैं तो उनके थ्रू है ना इनको भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भारतीय कार्यक्रम है, ये पहल शुरू की है। और ये शुरू किसने की है? एपिडा ने। एपिडा के बारे में आप जानते हो कि ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, तो इसके तहत आता है। मतलब ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके अंदर नहीं आएगा, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आएगा, और ये भी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ही काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या है वो हम देख लेते हैं कि मतलब नवाचार वगैरह किस तरीके से किया इन्होंने। अब देखो पहली बात तो है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है तो उसको क्या है कि $50 बिलियन तक है ना हमें लेके जाना है, ठीक है। ये हमारा टारगेट है सबसे पहले। तो $50 बिलियन है, ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो 2030 तक बढ़ाना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये कोई भी एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर आप है ना डायरेक्टली इसको यूज में ले सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हर एक क्वेश्चन में यूज में लो एग्रीकल्चर वाले में। फिर कार्य क्या है इसका कि जैसे मतलब जो एग्री टेक स्टार्टअप होते हैं उनकी पहले पहचान की जाएगी कि एग्री टेक वाले स्टार्टअप हैं वो कौन से हैं। उनको फिर 120 घंटे का ना प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद में उनको वैश्विक बाजार तक है ना पहुंच प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये इसके अंदर भारतीय प्रोग्राम में किया जाएगा। उसके बाद में प्रमुख निर्यात उपलब्धियां, ये काफी सारी चीजें दे रखी हैं। इसके अंदर से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है? जर्दालू आम है, ये भागलपुर का है, जीआई टैग है, ठीक है, ये बिहार में। फिर उसके बाद में इंद्रायणी चावल है, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र के अंदर इसका उत्पादन होता है और जीआई टैग है ये भी। वैसे इसके अंदर ये कर्नाटक लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये महाराष्ट्र का है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो देखो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो अभी चल ही रहा है। आपको मेंस के लिए जो मतलब जीएस पेपर 1 2 3 4 तो है ही, उसके अलावा ऐसे है तो वो भी है ना धर्मेंद्र जाखड़ सर करवा रहे हैं। उनके बारे में आप जानते ही हो कि उन्होंने 4 इंटरव्यू दे रखे हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको 2 दिन का टारगेट दिया जाता है, उसके बाद में आपको आंसर राइटिंग करवाई जाती है। और जैसे ही लाइव आंसर राइटिंग होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे मतलब 5 क्वेश्चन सर लेके आते हैं और उसके अंदर जैसे 9 से 10 मिनट का एक टाइमर सेट करके सर करवाते हैं कि उसके अंदर आपको है ना उसी टाइम के अंदर आपको लिखना होता है लाइव। उसके बाद में जैसे वो एक टाइमर खत्म होता है, उसी के बाद में है ना आपको एक मॉडल आंसर दिखाया जाता है। और उससे पहले क्या है कि एक थोड़ा सा फ्रेमवर्क भी बताया जाता है कि ये आपने नॉर्मल गलतियां की हो गई, इसको ऐसे अटेम्प्ट करना था, ये करना था, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही आपके वो 5 क्वेश्चन है तो वो कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में आप टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे आपकी जो पीडीएफ होती है जो आपने क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं तो वो वहाँ पे आप भेज सकते हो सर को। और तो एक बार तो क्या है कि आपने खुद से चेक कर लिया उसी टाइम पे, और दूसरी बार क्या है कि जैसे आपने सर को भेजा तो उन्होंने बता दिया कि आपकी फॉर्मेटिंग के अंदर या फिर कोई कमी आ रही है, आपकी लैंग्वेज के अंदर दिक्कत है, तो वो सब है ना वो बता देंगे। और उसके अलावा कोई और भी डाउट है, जैसे मतलब तैयारी से संबंधित कोई दूसरे डाउट होते हैं तो वो भी आपको टेलीग्राम आईडी है धर्मेंद्र सर की, तो उनको है ना आपको ऑडियो फीडबैक के थ्रू है ना वो हर चीज बताते रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है।
जैसे मतलब एक सब्जेक्ट है तो वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद में एक टेस्ट सीरीज है तो उसके अंदर आपको है ना जैसे लाइव तो अलग से चलता रहता है, उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज भी है ना इसके अंदर देते हो। ठीक है, और 300 से ज्यादा पीवाईक्यू और नए क्वेश्चन है वो करवाए जाते हैं, और 1-to-1 मेंटरशिप होती है इसके अंदर। उसके अलावा जो श्याम सर है तो उनके 895 रैंक है और 269 है इनका स्कोर है इस बार का। ठीक है, तो ये अभी हिंदी लिटरेचर है तो ये आपको करवा रहे हैं। और हिंदी लिटरेचर के बारे में आपको पता है कि सबसे आसान जो सब्जेक्ट है वो हिंदी मीडियम के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए यही है। तो आप ना यहाँ पे सर के साथ में अभी जुड़ सकते हो, और क्या है कि जैसे ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 70 दिन का टाइम है, उसी के अंदर आप जुड़ के आंसर राइटिंग वगैरह करनी है, जितना भी करना है वो कर सकते हो। इनका ये लास्ट बैच है लगभग। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। देखो ये आर्टिकल है ना, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है पीयूष गोयल जी, तो ये क्या है कि यूके गए हुए हैं अभी, और वहां पे क्या है कि इंडिया और यूके का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट ये हो रहा है। ठीक है, एक तो, और एक डीसीसी, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। ठीक है, ये दो चीजें हैं, इनके इंप्लीमेंटेशन से संबंधित है ना इन्होंने बात की है। तो सीईटीए के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एफटी होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, मुक्त व्यापार समझौता होता है। तो उसके अंदर है ना क्या होता है कि सिर्फ वस्तुएं वगैरह हैं तो वही है ना फ्री होती हैं, मतलब उनके व्यापार को थोड़ा आसान बनाया जाता है। लेकिन सीईटीए क्या होता है, इसके अंदर गुड्स तो होती हैं प्लस सर्विस, ये दोनों चीजें शामिल कर ली जाती हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू है इसका। ठीक है, अब डीसीसी है, डीसीसी के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक रवि नाम का एक मतलब आईटी प्रोफेशनल है, तो वो है ना विदेश के अंदर जाता है, 2 साल के लिए यूके जाता है मान लो, और यूके के अंदर अपनी है ना कंपनी के थ्रू जाता है, और वहां यहाँ पे तो क्या होता है कि उसको है ना पीएफ फंड है, पीएफ के प्रोविडेंट फंड आप जानते हो कि पीएफ फंड है, सामाजिक सुरक्षा फंड होता है, तो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है पैसों का। ठीक है, मान लो आपकी सैलरी है तो वो एक लिमिट से ज्यादा है ना, 12 लाख से ज्यादा है, तो उस टाइम पे पीएफ है ना उसके अंदर जरूरी है। या फिर आप बड़ी कंपनी है तो उसके लिए भी है ना पीएफ जमा करवाना जरूरी होता है, कि मतलब जो एम्प्लॉई है तो उनका पीएफ है ना वहां पे जमा होता है सामाजिक सुरक्षा के लिए। तो क्या होता है कि पीएफ है तो वो भारत के अंदर तो है ना वो जमा करवा ही रहा है। अब 2 साल के लिए यूके गया तो यूके गवर्नमेंट है तो वहां पे लोकल गवर्नमेंट है तो वो भी है ना उसका पीएफ लेती है, तो दोनों जगह से पीएफ लग रहा है, तो उसका तो घाटा ज्यादा हो गया। अब क्या है कि जैसे मतलब पीएफ तो वैसे वापस मिल जाता है, लेकिन वहां वाला मिले नहीं मिले उसकी कोई वो नहीं होती। तो अब क्या है कि जैसे ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है ना, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे मतलब एक तरफ ही आपका पीएफ लगेगा, दोनों जगह नहीं लगेगा, इससे ये होगा। ठीक है, इसके इंप्लीमेंटेशन से संबंधित भी बात चल रही है। अब आर्टिकल में और क्या है वो हम देख लेते हैं। वैसे लगभग मैंने आपको बता दिया है कि इंडिया यूके का ये हो रहा है। अब देखो इंडिया यूके के बीच में है ना, पहली बात तो कि मतलब 120 बिलियन यूएस डॉलर का 2030 तक है ना ट्रेड करना, द्विपक्षीय व्यापार करना ये संभव है। यदि मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आप शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखो टैरिफ का उदारीकरण किया गया है कि मतलब टैरिफ वगैरह है तो वो कम किया जाएगा, जैसे मतलब गुड्स और सर्विस दोनों दोनों के लिए ऊपर जो टैरिफ लगता है तो उसका उदारीकरण मतलब उसको कम करने की बात चल रही है। ठीक है, दोनों तरफ का शुल्क है तो उसको कम किया जाएगा, तो इसलिए क्या है कि भारतीय मार्केट है तो उसके अंदर उनकी एक्सेस हो जाएगी, और इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट नहीं, इंडियन वाले जो विदेश के अंदर जाएंगे यूके के अंदर जाएंगे तो उनके लिए भी मार्केट या फिर जो आईटी प्रोफेशनल है वो भी आसानी से वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि जो यूके है तो वो क्या है कि ब्रेग्जिट से ना निकल चुका है, मतलब ब्रेग्जिट हो चुका है उसका। तो अब क्या है कि उसको जैसे मार्केट वगैरह है वो अच्छा चाहिए, तो इंडिया के पास में बहुत अच्छा मार्केट है, और जैसे मतलब इंडिया के जो प्रोफेशनल हैं वो भी है ना वहाँ पे जाके अपना काम कर सकते हैं, और वहाँ पे भी है ना अपना निर्यात भी कर सकते हैं हम। तो इसलिए टैरिफ लिबरलाइजेशन है इनकी बात है। नियामक संरक्षण इसकी भी बात चल रही है कि जैसे मतलब रेगुलेटरी अलाइनमेंट क्या होता है कि जैसे कस्टम ड्यूटीज वगैरह ये है ना उनके नियम अलग हैं, हमारे नियम अलग हैं, तो दोनों को एक ही लाइन के अंदर लेके आना, उसके लिए क्या होता है नियामकीय रेगुलेटरी अलाइनमेंट। इस पे बात चल रही है कि हमारे रेगुलेटरी अलाइनमेंट है वो एक जैसे रहे। ठीक है, उसके बाद में सर्विस सेक्टर है तो इसमें भी है ना मतलब मार्केट एक्सेस वगैरह देने की बात चल रही है, वो मैंने बता दिया। सामाजिक सुरक्षा का अंशदान है ये भी मैंने अब आपको बता दिया है। ठीक है, जो डीसीसी था डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, ये सी डॉट से संबंधित है। सी डॉट, सी डॉट क्या है कि जैसे ये जो मतलब टेलीकॉम सेक्टर होता है ना, टेलीकॉम सेक्टर है तो उसका जो रिसर्च विंग टाइप में है ये सी डॉट। ठीक है, तो ये क्या है कि संचार मंत्रालय है इसी के तहत होता है, और इसमें क्या है कि उत्कृष्टता केंद्र है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये हैदराबाद के आईआईटी हैदराबाद है ना यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसका सी डॉट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आईआईटी हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है। इससे संबंधित आर्टिकल है, ये चौथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। और उसके अलावा भी है ना जैसे सी डॉट है तो वो क्या क्या काम कर रहा है ये सारी चीजें ना इसके अंदर आर्टिकल में बता रखी है, वो हम देख लेते हैं। और ठीक है, वैसे तो ये आर्टिकल है तो इसके अंदर क्या है, ये कुछ कीवर्ड है उनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि सी डॉट का चौथा केंद्र है ये, सी डॉट का
चौथा केंद्र है ये। पहले और कौन कौन से केंद्र हैं, जैसे आईआईटी कानपुर है पहले, फिर आईआईटी गांधीनगर है और आईआईटी रुड़की है। इस तरीके से ये 3 सेंटर हैं वो पहले से चल रहे हैं। उसके अलावा ये चौथा सेंटर है, ये है। ये देखो इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, मतलब इतना डीप में जाके पूछना नामुमकिन है, फिर भी अपना एक बार देख लेना, कोई भरोसा भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। फिर उद्योग अकादमिक तालमेल, आईआईटी हैदराबाद है तो उसका अकादमिक विशेषता, सी डॉट की विशेषज्ञता है, तो वो दोनों एक साथ में मिल जाएंगे ये, ठीक है, दोनों की विशेषज्ञता है वो एक साथ में आ जाएगी। अब आपको पता है कि जैसे मतलब ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क होता है ये, ठीक है, 5G का है ना, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क होता है। ये क्या होता है कि जिस तरीके से मान लो कि मतलब आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी है, तो जैसे मतलब टेलीकॉम सेक्टर है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीजें है ना वो एक साथ में ना अलाइन करने के लिए ये काम आता है। कि जैसे मतलब पहले क्या होता है कि टेलीकॉम सेक्टर है तो हार्डवेयर की अलग कंपनी होती थी, जैसे नोकिया, रिक्शन और इस तरीके से, और सॉफ्टवेयर है तो वो कहते थे कि हमारा ही आप लो। लेकिन इसमें क्या होता है कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क होगा ना, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि थोड़ा सामान है वो कहीं से ले लिया, कोई कंपनी से ले लिया, दूसरा सामान है कोई दूसरी कंपनी से ले लिया, तीसरा है तो कोई तीसरी कंपनी से, मतलब कि जो नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है, जैसे मतलब जियो का इस तरीके से कोई भी नेटवर्क बनाना है आपको, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह से सारा सामान लो, ठीक है। तो उसके विकास और तैनाती के लिए आईआईटी हैदराबाद के स्टार्टअप इसके साथ में है ना अनुबंध हुआ है। ये स्टार्टअप हमारे काम का नहीं है, आपको एक कीवर्ड ये देखना है कि ये ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, बस मतलब इसको समझना ही है, ये पॉइंट्स याद नहीं करने की ये हुआ है ऐसा हुआ है, कोई काम का नहीं है। फिर उसके बाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के फोकस एरियाज क्या है, कि मतलब ये कि 5G और 6G टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी सहयोग करेंगे। फिर उसके बाद में है कि मीमो सिस्टम है, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट, ये भी एक कीवर्ड है, इसको भी आप देख लो। मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट क्या होता है कि जैसे मतलब आप वाईफाई आपका राउटर होता है, राउटर मतलब एक बॉक्स लगा होता है वाईफाई का आपके घर के बाहर, तो उसके अंदर घर के अंदर भी होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि राउटर के अंदर 2-3 एंटीना टाइप में ऐसे होते हैं। तो जैसे मतलब कुछ इनपुट ले रहा है कुछ आउटपुट देता है, जितने ज्यादा एंटीना टाइप में इस तरीके से होंगे, मतलब मल्टीपल इनपुट होगा और मल्टीपल आउटपुट होगा ना, उतनी उसकी इंटरनेट की स्पीड है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये मीमो सिस्टम है ना, ये इंटरनेट स्पीड को तेज करने के लिए होता है, ठीक है। तो वेरी लार्ज स्केल का मीमो सिस्टम है, इसकी बात चल रही है इनके बीच में। सिर्फ आपको कीवर्ड देखने हैं, ये याद नहीं रखना है सारी चीजें। फिर उसके बाद में क्वांटम और पोस्ट क्वांटम कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है तो उसको क्वांटम प्रौद्योगिकी के आधार पे मतलब इंक्रिप्टेड तरीके से है ना हम कैसे कर सकते हैं, उस पे है ना वायरलेस तरीके से कम्युनिकेशन करना, साइबर सिक्योरिटी वगैरह मैनेज करना, वो सब है इस चीज के अंदर आएगा। तो क्वांटम प्रौद्योगिकी आपको पता होगा कि जैसे मतलब ये फोटोन पे आधारित होता है, और क्वांटम प्रौद्योगिकी के अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब एक कीवर्ड टाइप में इस तरीके से बना दिया जाता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जैसे मतलब एक ये फोटोन के कण है, और इस तरीके से एक है ना मान लो एक सिक्योरिटी की टाइप में ऐसे बना दी, और उसके बाद में जैसे मतलब इनके अंदर कोई बीच के अंदर यदि है ना इंटरप्शन करता है या फिर ना उसको पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, तो ये फोटोन के कण है ये अपनी जगह से मतलब थोड़ा सा ऐसे हिल भी जाते हैं, या फिर कुछ भी इधर वाला इधर आ गया, कुछ भी हो गया, मतलब इस तरीके से। तो क्या होता है कि जो यूजर्स हैं, मतलब मैंने आपको मैसेज भेजा है, किसी को मैसेज भेजा है, तो क्या है कि जैसे मतलब उधर से और इधर से दोनों को पता चल जाता है कि इस पासवर्ड के साथ में, इस मैसेज के साथ में छेड़छाड़ हुई है, ठीक है। तो ये होता है क्वांटम, ठीक है, कि क्वांटम कम्युनिकेशन के अंदर जैसे मतलब कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो ये क्वांटम कम्युनिकेशन है, ये सिक्योरिटी के लिए काम आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो मेनली इसका नाम होता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है मेनली इसका, यही नाम होता है जो मैंने ये पूरा बताया ना, ये क्वांटम प्रौद्योगिकी के अंदर ही आता है, ठीक है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो कीज हैं वो बनाई जाती हैं और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि इससे साइबर सिक्योरिटी वो अच्छे से रहे। उसके बाद में एक पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, एक ये वर्ड और है, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे मतलब आज के जो पासवर्ड है जो वो है वो क्या है कि जैसे मतलब जो क्वांटम प्रौद्योगिकी आएगी या क्वांटम कंप्यूटर आएंगे वो तो 1 सेकंड के अंदर तोड़ देंगे, जो हमारे पासवर्ड वगैरह हैं तो वो आसानी से तोड़ देंगे। लेकिन क्या है कि उनको जो मतलब क्वांटम प्रौद्योगिकी जिस टाइम पे आएगी तो उस टाइम पे भी है ना हमारे जो पासवर्ड है वो नहीं टूटे, तो इस तरीके से एक एल्गोरिदम ना क्वांटम प्रौद्योगिकी के आधार पर बनाया जाए, तो उसके लिए होता है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो ये साइबर सिक्योरिटी के लिए है, और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों के बारे में आपने देख लिया। अब क्या है कि जैसे मतलब एक त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र क्या है कि एक साइबर सिक्योरिटी के लिए ना एक सूट है, ठीक है, कि मतलब कंप्यूटर है तो उसकी ना पूरी तरीके से रक्षा करेगा ये, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए ये त्रिनेत्र है। तो ये इंडिजिनस है ना, ये कौन कौन से काम चल रहे हैं सी डॉट के, कि मतलब स्वदेशी तरीके से सी डॉट है ना वो कौन कौन से मतलब इनोवेशन कर रहा है, तो उसके लिए एक तो इसने त्रिनेत्र बनाया है। फिर उसके अलावा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और क्वांटम ये पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है तो उससे संबंधित हो गया। फिर उसके बाद में एक संसार साथी ऐप है, ये एआई इनेबल्ड सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है कि मान लो कि आपका फोन गुम हो गया है,
ठीक है, तो उसके आप संचार साथी ऐप है तो उसके ऊपर जाओगे और आप ना अपना फोन है तो उसको ब्लॉक करवाना चाहते हो ना, तो वो कर सकते हो यहाँ पे संचार साथी। ठीक है, ये भी इसने सी डॉट ने बनाया है। उसके अलावा MCX, एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें हिंदी में देख लो आप, कहाँ गया, हाँ, आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म बनाया है, कि आपदा प्रबंधन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है इन्होंने सी डॉट ने, कि मतलब जो कम्युनिकेशन होता है तो उसको आसान बनाने के लिए, कि मतलब जो सरकार है तो आप जैसे मतलब मछुआरे हैं या फिर कोई भी है ना, वो एरिया जैसे बाढ़ आने वाली है तो उस एरिया तक वो पहुंच पाए, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। उसके अलावा एक MCX, ये रहा, मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन, की मतलब क्रिटिकल टाइम होता है जो बाढ़ वाला या फिर ना डिजास्टर वाला कोई भी ऐसा टाइम होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मतलब क्रिटिकल तरीके से है ना, मतलब संचार है, जैसे हमारे फोन वगैरह इस तरीके से तो बंद हो जाते हैं उस टाइम पे, कई बार ऐसा देखा गया है कि मतलब बारिश वारिश बहुत ज्यादा आ रही है, बाढ़ आने वाली है, और उसके उस टाइम पे क्या है, चक्रवात वगैरह आ रहा है, तो उस टाइम पे फोन वोन बंद हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि एक स्पेशल है ना एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया है इन्होंने, कि उससे क्या होगा कि ना मतलब जो जरूरी तौर पे है ना, जो सूचनाएं उनको सरकार को या फिर ऐसे भेजनी है तो उस टाइम पे पहुंच पाए। जैसे मतलब आपने देखा भी होगा कि फोन के अंदर आजकल जो फोन वाइब्रेट करता है, यदि है ना एक मैसेज आता है NDMA का, ठीक है, तो उसके अंदर दिखाता है कि रेड कलर के अंदर वाइब्रेशन करने लग जाता है, आवाज आने लग जाती है, तो वो सब चीजें हैं। ठीक है, तो चलो अगले आर्टिकल पर हम चलते हैं। अब देखो कुछ दवाइयां होती हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि एक एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल, ये एक तो ईजी है और एक DEG है। ये है, जैसे मतलब उज्बेकिस्तान हो गया या फिर ना गाम्बिया था, तो वहां पे क्या है कि जो भारत की जो दवाइयां थी तो उससे क्या है कि काफी बच्चों की मरने की ना रिपोर्ट आई थी, दर्जनों बच्चे उस टाइम पे मर गए थे। तो उस पे क्या है कि उसके बाद में जो भारत की दवाइयां थी तो उन पे ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, कि वैश्विक मार्केट के अंदर ना बहुत बदनामी हुई थी। तो ये सारी चीजें है ना कैसे कम किया जाए, कि ना उसके लिए ना एक सरकार ने फ्रेमवर्क टाइप में ना इस तरीके से तैयार किया है कि ना ये जो दो है ना ये विषैले पदार्थ होते हैं, तो इनको है ना कैसे खत्म किया जाए, कि इनको है ना पूरी तरीके से बैन कर दिया है सरकार ने, ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो ये एक तो इजी है वो एक DEG है। तो ये क्या है कि दूसरी जो ग्लिसरीन वगैरह और इस तरीके से जो प्रोडक्ट होते हैं तो उनके मिक्सर के तौर पे है ना कोई जैसे मतलब खांसी वाली सिरप हो गई, उनके अंदर मिलाए जाते हैं ये। तो ये क्या है कि इनको बैन करने की बात है ना सरकार ने की है। ठीक है, इस आर्टिकल का मतलब यही है। देखो पहली बात तो है ये भारतीय फार्माकोपिया आयोग है ना। तो ये क्या है कि जैसे मतलब जो फार्मास्यूटिकल्स हैं तो उसको है ना पूरे को है ना भारत सरकार की एक संस्था है ये, और वो क्या है कि फार्मास्यूटिकल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो है ना यही संभालता है, फार्माकोपिया आयोग। ठीक है, अब क्या है कि जैसे EG है और DEG है उसकी पहचान की जाएगी, और उसके लिए क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज में होगी, गैस क्रोमेटोग्राफी, इस है ना प्रौद्योगिकी का यूज में लिया जाएगा, गैस क्रोमेटोग्राफी GC। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब सिरप की एक है ना बूंद ली जाती है और फिर उसको है ना गैस के तौर पे है ना उसको बना दिया जाता है, एक बूंद का है ना गैस बनाया और फिर गैस के तौर पे है ना उसका एक परीक्षण टाइप में किया जाता है, तो इसको ही कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद में जैसे विषैले पदार्थ EG और DEG हैं तो वो स्वास्थ्य जोखिम क्या होंगे कि इन दवाइयों से उपयोग करने की अनुमति नहीं है, मतलब अनुमति नहीं है। ठीक है, कनेक्टिव, ये मतलब प्रदूषक है ना कौन कौन से चीजें होती हैं, जैसे मतलब देखो ग्लिसरीन होता है, ठीक है, ग्लिसरीन है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, सार्बिटोल है और पॉलीथीन है। मतलब कुछ सार्बिटोल तो है ना, सार्बिटोल मनिटोल इस तरीके से है ना, ये मतलब एक मधुरक टाइप में ऐसे होते हैं जो मतलब मीठा करने के लिए ना यूज में लेते हैं, या फिर ग्लिसरीन है, तो ये सारी चीजें है ना उसका टेस्ट वगैरह बढ़ाने के लिए ऐसे जैसे मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है ना, जो API होता है, जो जरूरी चीज होती है ना दवाई के अंदर, वो तो ये होती है, फिर उसके साथ में कुछ चीजें जोड़ दी जाती हैं, जैसे मतलब ये सारी चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ वो। ठीक है, पॉलीथाइल ग्लाइकोल जैसे है ना कुछ निम्न गुणवत्ता वाली है ना, कुछ मतलब जो सस्ती चीजें होती हैं तो वो मिला दी जाती हैं इनकी दवाइयों के साथ में, क्योंकि वो दवाओं के दाम है तो वो कम रखने होते हैं, इसलिए क्या है कि ये लोग है ना ये मिला देते हैं जो फार्मास्यूटिकल उद्योग वाले होते हैं वो। तो ये सारी चीजें है ना, इनके अंदर क्या है विषैले पदार्थ हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, कि एक तो DG है, EG है और एक DEG है, एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल, तो इनको है ना साथ में मिला दिया जाता है, इनके साथ में ये ना ये मतलब बाई प्रोडक्ट के तौर पे इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अब क्या है कि इससे गंभीर स्वास्थ्य के खतरे हो जाते हैं, जैसे कि मतलब एक तो किडनी फेलियर हो सकता है, फिर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है वो भी खत्म हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि सरकार ने इनको बैन करने की बात की है कि ये ना बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इसके लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी है ये टेक्नोलॉजी यूज में लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बस इतना ही है इसमें। अब काफी राज्यों के अंदर ना कुछ कमिटीज वगैरह इस तरीके से बनाई गई हैं, वो हमारे काम का नहीं है। देखो अगला आर्टिकल है ना, ये है गंगा बेसिन से संबंधित। गंगा बेसिन के 63 शहर हैं, उसके अंदर शहरी नदी प्रबंधन योजना उसका विस्तार किया गया है।
जैसे मतलब एक तो जैसे मतलब शहरी प्रबंधन है, और दूसरा है कि नदी प्रदूषण है। इन दोनों को किस तरीके से मर्ज किया जाए उसके लिए है ये दो संस्थाएं हैं। एक तो मतलब शहरी विकास के लिए होती है, ठीक है, तो आवासन और शहरी मंत्रालय उसके अंदर आएगी। और दूसरी संस्था है जो मतलब गंगा नदी है तो उसको ना स्वच्छ करने के लिए वो है। तो एनएमसीजी एक तो, और एक इसके अंदर दे नहीं रखा शायद, ठीक है, एक यूआरएमपी, ये है, ठीक है। हाँ, तो देखो, पहली बात तो है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, ठीक है, ये तो काफी पहले शुरू हो चुका था, आपको पता ही है। और दूसरा है कि एनआईयूए, इन दोनों ने ना मिलके जो नदियों के किनारे जितने 63 शहर हैं तो उन सबको ना एक तरीके से कि मतलब प्रदूषण मुक्त ना बनाने के लिए इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो 63 शहर हैं, इनके अंदर ना नदी प्रबंधन योजना है तो उसका विस्तार किया जाएगा। पहले चरण में कुछ शहर थे, दूसरे चरण में कुछ शहर थे, उसके उसको हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 63 शहर भी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। देखो मैं बताऊंगा वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको मेंस के अंदर यूज में लेना है, प्री के लिए इसके अंदर ना ज्यादा कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके 3 स्तंभ है, 10 सूत्री एजेंडा है कि किस तरीके से है ना, मतलब इससे फायदा क्या होगा कि मतलब शहरों के अंदर जो नदियां निकल रही हैं तो उसमें सीधा सीधा है ना सीवरेज ट्रीटमेंट है ना, वो प्लांट लगाने चाहिए, सीधा है ना सीवरेज है तो वो नदियों के अंदर ना जाए। और आसपास में किस तरीके से आप है ना मेड़ वगैरह लगा के मतलब कंक्रीट वाला है ना उसको उसको लगा सकते हो, क्या क्या चीजें करनी चाहिए उसके लिए ना 10 सूत्री एजेंडा टाइप में ना इन्होंने बनाया है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जैसे एनवायरमेंट है तो वो पोल्यूशन कम होगा, इकोसिस्टम है वो रिवर का इकोसिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक तरीके से कि मतलब वहां पे जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ है, आसपास के जो एरिया है तो वहां पे है ना इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी। फिर सोशल है कि मतलब है ना जो समाज है सिटीजन है तो वो क्या है कि जैसे नदी को एक पूजने वाला और उस तरीके से मानते हैं तो उस उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो ये 3 चीजें हैं, ये पिलर हैं इनके, और 10 पॉइंट है एजेंडा के। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक बार देखना है, ठीक है। तो अब 10 सूत्री कोर एजेंडा कौन सा है? एक तो जैसे मतलब बाढ़ के मैदान है उनको आप है ना रेगुलेट करो कि जहां जहां पे बाढ़ जा रही है तो उसको रेगुलेट किया जाए। फिर प्रदूषण नियंत्रण, कि जहां पे मतलब प्रदूषण है तो उसको रिवर के अंदर जो पोल्यूशन है तो उसको कम किया जाए। उसके बाद में वेटलैंड है, तो वेटलैंड है तो वहां पे जो मतलब आर्द्र भूमियां होती हैं तो उसके अंदर जैसे मतलब पानी वगैरह रहे ना वहां पे पहुंच जाता है जो नदियों का पानी है, तो उसको ना रेगुलेट किया जाए कि वहां पे ना पोल्यूशन ना जाए। उसके बाद में उनका पुनरुद्धार किया जाए, फिर मतलब रिजुनेशन किया जाए। उसके बाद में तटीय सुरक्षा, ये हो गया। फिर उपचारित मतलब ट्रीटेड वेस्ट वाटर है तो उसका है ना वापस यूज में ले सको आप। तो इस तरीके से ना ये काफी सारी चीजें हैं, ये आप है ना इनको जो मेंस आंसर राइटिंग है तो इसके अंदर ये 10 पॉइंट है, इनमें से 4-5 चीजें है ना जो आपको अच्छी लग रही हैं वो लिख सकते हो इनमें से। अब देखो आगे ना, ये है असली कीवर्ड वाले पॉइंट। देखो ये राज्य से संबंधित है ना, ये आपको बता रखे हैं कि कौन कौन से राज्यों के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, तो ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम की कौन सी चीज है? देखो पहली बात तो है इको टूरिज्म कॉरिडोर, ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है, मैं इनको ना हाईलाइट कर देता हूं। एक मलमूत्र प्रबंधन एफएसएसएमई, ठीक है। फिर स्पंज पार्क, बायोस्वेल, फिर आर्द्र भूमि, निर्मित आर्द्र भूमि। उसके बाद में ये नहीं है, ये नहीं है, परमिएबल घाट, ये इंपॉर्टेंट है। बायो रेमेडिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये आप जैसे मतलब नदी सुरक्षा या फिर बाढ़ प्रबंधन कुछ भी चीजें होती हैं उसके अंदर आप अच्छे से यूज में ले सकते हो। फिर बाढ़ के जोनिंग वगैरह नदी गलियार वगैरह ये नहीं है, ठीक है। तो ये है ना जीआईएस आधारित है ना जल निगरानी, ये ठीक है। ये जो आप है ना कंक्लूजन के अंदर या फिर आपको वे फॉरवर्ड देना है या फिर है ना कोई आपको बताना है कि ना कौन कौन से ना सुधार के उपाय किए जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। देखो पहली बात है इनमें से समझने लायक तो कि आपको पता है कि कौन कौन सी है। इको टूरिज्म कॉरिडोर, कि मतलब है ना जो बर्ड पार्क वगैरह इस तरीके से ना आप वहाँ पे बनाओ कि है ना वहाँ पे इको टूरिज्म रहे, कि मतलब पक्षी और जो एनवायरमेंट है वो दोनों है ना, और जो ह्यूमन है वो तीनों है ना एक साथ में रह सके, ठीक है, तो इसके लिए है। फिर मलमूत्र प्रबंधन, जैसे मतलब जो सीवरेज वगैरह का है ना गंदा पानी है तो वो वहां पे जाता है, तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह इस तरीके से नदियों के पास, नदियों से गिरने से पहले वो पानी वहां पे है ना वो लगाना चाहिए। उसके बाद में स्पंज पार्क, जैसे मतलब बाढ़ का टाइम होता है तो उस टाइम पे क्या है कि शहरों के अंदर है ना बाढ़ का पानी आ जाता है, तो उसके लिए क्या है कि साइडों में आप है ना पार्क बना सकते हो जो है ना जो बाढ़ का पानी है उसको सोख ले पानी को, तो उसके लिए स्पंज पार्क, ये कीवर्ड अच्छा है। फिर उसके बाद में बायोस्वेल है, कि बायोस्वेल का मतलब होता है कि जैसे मतलब एक मिट्टी और ना पौधे वगैरह इस तरीके से ना साइडों में आप लगाओ, तो उससे क्या होगा कि जो है ना कचरा है ना, जैसे मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह वहां से निकल के यदि पानी आया है, फिर उसके बाद में कुछ और गंदा पानी रह गया है तो उसको ना बायोस्वेल है तो वो लगाओ आपकी ना, उसमें पौधे होंगे, मिट्टी होगी तो वो सोख लेगी उन चीजों को जो गंदी चीजें होंगी, फिर उसके बाद में छन के है ना वो पानी है वो बाद में है ना वहां पे चला जाएगा, नदियों के अंदर चला जाएगा। तो ये बायोस्वेल हो गया। फिर आर्द्र भूमिया हो गई, ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद में
पारगम्य परमिएबल घाट, घाट के अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब नदी इस तरीके से जा रही है और यहाँ पे क्या है कि घाट बना देते हैं हम, इस तरीके से हमने ये घाटों का निर्माण कर दिया यहाँ पे। अब क्या है कि जैसे मतलब यहाँ पे क्या है कि ये बाढ़ का पानी है तो जो वाटर रिचार्ज होता था पहले की है ना, आसपास में जो फसलें वगैरह इस तरीके से हम लगाते थे, जो मतलब ग्राउंड वाटर है तो वो भी रिचार्ज होता था, वो सारा है ना खत्म हो गया है। और जो गंदा पानी है तो वो है ना, वो भी है ना इसके अंदर ही जा रहा है। तो है ना, इससे क्या होगा कि जैसे परमिएबल घाट बना दोगे ना, अब जो पारगम्य घाट बना दोगे तो पानी है तो वो नीचे चला जाएगा, जो जल चक्र है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया परमिएबल घाट बनाओ आप। बायो रेमेडिएशन कि मतलब उसको है ना वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए सिर्फ आप है ना नॉर्मल तरीके से, जैसे मतलब आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह ऐसे लगा रहे हो, उसकी बजाय क्या है कि जो जैविक जीव जंतु टाइप में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं तो उनको यूज में लो, जो अपने आप है ना प्राकृतिक तौर पे बायो रेमिडिएशन करके उसको ना साफ कर देंगे। तो इस तरीके से जीआईएस आधारित जल निकाय निगरानी, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, ये हो गया, ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे क्या है, देखो ये आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए। आज के आर्टिकल्स में सबसे जो मतलब 5 स्टार वाला जो आर्टिकल है वो यही है। ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बता रखे थे, काफी सारे आंसर थे, तो उनमें से हम देख लेते हैं कि अभी क्या है कि सरकार सेवा उत्पादन सूचकांक है वो लॉन्च करने जा रही है अगले महीने से, मतलब जुलाई से है ना, सेवा उत्पादन सूचकांक है वो करने जा रही है। आपको पता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये है ना जो इंडस्ट्रीज होती हैं तो उनके है ना जो मतलब प्रोडक्ट होते हैं तो उनके लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये लॉन्च करती है सरकार। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जैसे सर्विस सेक्टर है तो उसको कैसे नापा जाए। मान लो कि एक फैक्ट्री है तो उसके अंदर से कितनी कारें निकल रही हैं, कितने साबुन बना रही है, कितना कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो सारी चीजें है ना वो तो हमें पता रहती हैं, तो उसके लिए तो हम आईआईपी है ना वो कर लेते हैं। लेकिन मान लो कि है ना एक इंसान है तो वो कितनी कोडिंग कर रहा है। ठीक है, और जैसे मतलब मार्केट आईटी कंपनी है तो उसके अंदर बैठ के और वो कोडिंग वगैरह कितनी कर रहा है, एक दिन के अंदर कितने कोड बना रहा है वो किसी को नहीं पता। एक जैसे मतलब रिक्शा वाला है तो है ना वो कितने लोगों को है ना छोड़ के आ रहा है ये नहीं पता है किसी को। तो ऐसी चीजें मतलब जो है ना सर्विसेज होती हैं अलग अलग, जैसे मतलब वायुयान के अंदर ना कितने लोग ये कर रहे हैं, मतलब पर्यटन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो उनको थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं, लेकिन उसको ना हम गणना नहीं कर सकते। जैसे मतलब इंटरनेट उपभोक्ता है तो हम है ना कितना वैसे मतलब यूज में ले रहे हैं, तो सारी चीजें हैं तो सारियों का डाटा नहीं मिलता। तो अब क्या है कि सरकार है ना एक सेवा उत्पादन सूचकांक है उससे वो लॉन्च करने जा रही है अगले महीने से। और सर्विस सेक्टर के अंदर है ना हमें पता है कि जैसे मतलब ये 50% से ज्यादा है ना जो हमारा जीडीपी का है योगदान वो सर्विस सेक्टर का ही है। और यदि इसको ही छोड़ देंगे तो हमारी जो मतलब आर्थिक स्थिति है कि मतलब हमने कितना है ना वो मतलब वो ग्रोथ किया है तो वो हम समझ नहीं पाएंगे, मतलब ग्रोथ कितनी हुई है वो हम समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसके आधार पर तो हम समझ नहीं सकते। हम सर्विस सेक्टर के अंदर तो 50% से ज्यादा भागीदारी कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो सेवा उत्पादन सूचकांक है इसको सरकार अब लॉन्च करने जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर है तो वो हम देख लेते हैं। और इसमें क्या है देखो, पहली बात है मॉस्पी, ये हो गई निकालने वाली संस्था। ठीक है, उसके बाद में सेवा क्षेत्र का जो अल्पकालिक शॉर्ट टर्म परिवर्तनों को मापने के लिए ना ये सूचकांक है, मतलब पिछले साल है पिछले महीने है तो वो सेवा क्षेत्र का हर महीने निकलेगी ये वैसे तो पिछले महीने है तो वो कितना था और इस महीने कितना है, वो है ना सेवा सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो कितना है, तो वो है ना कितना चेंज हुआ है उसके अंदर ना ये मापने के लिए नया सूचकांक जारी किया है। पहली बात है ये औपचारिक क्षेत्र के लिए, देखो मैं जो जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में मासिक आधार पे निकलती है। देखो फॉर्मल फॉर्मल सर्विस सेक्टर होता है, मतलब आपको पता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, जिनको मतलब सामाजिक सुरक्षा वगैरह ये सारी जमा करानी पड़ती है, एफडी वो वगैरह जितना भी है ना मतलब पीएफ वगैरह, सॉरी, तो पीएफ वगैरह जितना भी मिलता है वो औपचारिक क्षेत्र होता है। जो मतलब 10 से ज्यादा वाले हो गए या फिर जो टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह भरने वाले, वो जितनी भी चीजें होती हैं वो औपचारिक क्षेत्र में होंगे। जो मतलब जो घरेलू काम वगैरह करने वाले या जो छोटे सर्विसेज वाले होते हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। ठीक है, पहली बात। फिर दूसरा है कि मासिक आधार पे होगा इसका। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद में वास्तविक उत्पादन में समय के साथ होने वाले बदलावों को मापता है ये, कि वास्तविक उत्पादन है ना उसके अंदर जैसे मतलब मान लो कि आप नाई के पास में गए हो। ठीक है, तो पहले क्या है कि पिछली बार है ना मान लो आपको उसने 100 रुपए में आपने आपके है ना बाल काटे, और इस साल गए आप तो उसने 120 रुपए कर दिए। क्या आपने बाल ज्यादा कटवाए? बाल तो उतने ही कटवाए हैं, लेकिन क्या है कि मतलब 100 रुपए से 120 क्या बढ़ा है? महंगाई बढ़ी है। 100 से 120 क्या बढ़ी है? महंगाई। तो महंगाई का जो मतलब परिणाम होता है वो हटा के, मतलब महंगाई को हमें काउंट नहीं करना है कि उसने कितने लोगों को एक्स्ट्रा जोड़ा बाल काटने के अंदर या फिर ना कोई भी और काम के अंदर, सर्विसेज देने के अंदर, कोई भी, मतलब ये तो एक जनरल मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो 100 से 120, ठीक है, इसको हटा दिया, मतलब महंगाई को तो हटाना पड़ेगा। और कितने और आपने जो सर्विस है तो वो जनरेट की है, तो उसके लिए क्या होता है वास्तविक उत्पादन कितना किया आपने, वो होता है ये। ठीक है,
तो उसमें समय के साथ होने वाले बदलावों को ये मापेगा। ठीक, अब ये कमेटी, कमेटी कौन सी थी? सुश्री देवनाजी घोष, देवनाजी घोष, ये इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, ये सारा लिखना है आपको। उसके बाद में अब देखो जी, सर्विस सेक्टर के अंदर 50% से ज्यादा योगदान है, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में उच्च आवर्ती हाई फ्रीक्वेंसी वाली जानकारी देना, मतलब जो डेटा वगैरह है तो वो है ना, वो अच्छी डेटा देना, ये इसका काम होगा कुल मिला के ये है। तो उसके अलावा नीति निर्माण, इसके अंदर जैसे मतलब हम आर्थिक पूर्वानुमान है, इकोनॉमिक जो मतलब प्रोस्पेक्ट है तो उसको है ना हम कर लेंगे, फोरकास्टिंग कर लेंगे। फिर व्यापार चक्र विश्लेषण है, बिजनेस है ना किस तरीके से चलाया जाए उसके लिए ना ये कर सकते हैं। ये लास्ट वाला है ना जरूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है, ये भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही। चलो आगे चलते हैं। देखो आगे है इसमें कि जैसे मतलब इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन है, तो वो अभी तक है ना क्यों नहीं बना सी सरकार, कि मतलब अभी तक भारत के अंदर ये इंडेक्स है तो वो क्यों नहीं बन रही है, और विदेशों के अंदर ये है, चल रहा है काम, लेकिन है ना भारत के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो पहली बात तो ये अमूर्त होती है, कि मतलब सर्विसेज है तो वो अमूर्त होती है, वो हमें दिखती नहीं है। जैसे मतलब कितने रुपए के, मैंने आपको बताया कि जैसे बाल कटवाए, इंटरनेट सर्विस है तो वो कितनों को है ना आपने ली है, किस किस से ली है, या फिर ना ऑटो रिक्शा वाले, या छोटे छोटे काम होते हैं, मतलब घर में काम वाली आ गई तो उसको है ना कितना काम करवाया आपने, वो सारी चीजें है ना हम नहीं नाप सकते हैं, ठीक है, अमूर्त चीजें होती है ये। फिर उसके बाद में इनकी विषम प्रकृति होती है, कि मतलब अलग अलग टाइप की है ना ये होती है, मतलब सर्विसेज हैं वो बहुत टाइप की होती हैं, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल, उनके अंदर भी अलग अलग छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो उनको भी है ना अलग अलग नापना मुश्किल होता है। उसके बाद में उपयुक्त सेवा क्षेत्र मूल्य सूचकांक, मतलब जो हम सूचकांक है ना, कि मतलब सेवा क्षेत्र का कितना कितना मूल्य होना चाहिए, तो उसका ना एक सूचकांक होता है, तो वो हमारे पास में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस वजह से है ना हमारी ऐतिहासिक चुनौतियां रही थी पहले कि हम इसको लॉन्च नहीं कर पाए थे। अब वर्तमान में कैसे हो गया, कि मतलब अभी क्यों हुआ, कि जैसे मतलब एक तो जीएसटी है ना, इसका डेटा है ना हमें मिल गया है। तो जीएसटी के अंदर क्या है कि काफी सारी सर्विसेज हैं वो शामिल है, और जैसे मतलब हम जीएसटी या इन नंबर वगैरह इन सब से है ना वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात है कि जीएसटी शामिल होने के बाद में हमारे है ना अवेलेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। फिर उसके बाद में जैसे मतलब एक जीएसटी डेटा की उपलब्धता इससे सबसे बड़ा आधार बनी है, और आशीष का प्रारंभ हुआ है। ये क्या है कि निगमित सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण ये शुरू हो गया है, ठीक है, कि मतलब जो एनुअल सर्वे है इन किसका, इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज, तो ये एक सर्वे है, तो ये शुरू हो चुका है। और इससे क्या होगा कि जो मतलब निजी क्षेत्र के जो मतलब शिक्षा वाले और स्वास्थ्य वाले है ना जितने भी उद्यम है, तो वो है ना वो सारे मतलब सर्विस देने वाले जो हॉस्पिटल वगैरह हो गए, जितने भी चीजें हो गई, तो वो इसके अंदर है ना एक्सेस करते हैं, मतलब उनका है ना पता लगता है कि उन्होंने कितनी सर्विस जनरेट की। तो ये दो चीजें मेन है, ठीक है, एक तो जीएसटी हो गया, एक जीएसटी हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो इनकी वजह से है ना अब हम शुरू कर पाए। ये यदि मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप ये दो चीजें लिख सकते हो। अब आगे देखो कवरेज और अपवर्जन, कवरेज और एक्सक्लूजन, कि अब इसके अंदर क्या क्या शामिल है क्या क्या नहीं है। पहली बात तो अनौपचारिक क्षेत्र है, ठीक है, ये नहीं होंगे इसके अंदर। फिर गैर बाजार गतिविधियां, गैर बाजार गतिविधियां किस तरीके से, कि जैसे मतलब लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसने कितना किया काम, रक्षा क्षेत्र के अंदर है ना हमने कितनी सर्विसेज दी, वो नहीं होगा इसके अंदर काउंट। फिर जुआ सट्टेबाजी ये भी काउंट नहीं होगा। व्यक्तिगत घरेलू सेवाएं होती हैं जो मतलब घर पे काम करने वाली, या फिर कोई भी हमारा छोटा मोटा काम होता है, वो नहीं होगा इसके अंदर शामिल। फिर सरकारी स्वास्थ्य और शिक्षा प्राइवेट होगा इसके अंदर, जो मैंने बताया अभी एक असेसमेंट हुआ था तो उसके तहत, ठीक है। तो इसमें सरकारी और सरकारी स्वास्थ्य और शिक्षा ये शामिल नहीं होगा, इस तरीके से ये शामिल नहीं है। अब डेटा के स्रोत, जैसे जीएसटीआर है, जीएसटी का डाटा है वो शामिल किया जाता है। अब इसमें क्या है कि जैसे मतलब एक तो एसएससी सेवा लेखा संहिता होती है, कि मतलब जैसे आपको जीएसटी मिलता है, जीएसटी का वो जो मतलब एक बिल मिलता है, तो बिल के अंदर है ना हर एक सर्विस का अलग अलग कोड होता है, तो वो सर्विसेज को अलग अलग कोड के अंदर बांट रखा है। उसी तरीके से क्या होता है कि हमने आईआईपी पढ़ा था, उसमें क्या एनआईसी कोड भी पढ़ा था हमने, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, ठीक है, कि उद्योगों को भी है ना अलग अलग वर्गीकरण कर रखा है। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है, कि मतलब सर्विस वाले जो कोड है और उसको राष्ट्रीय औद्योगिक कोड है उनको मर्ज कर दिया जाएगा, और उससे क्या है कि अच्छा डाटा हमें मिल पाएगा, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो अब तो ये क्या है कि बाहरी आपूर्ति, जैसे मतलब एनआईसी कोड है और एसएसी है, मतलब सेवा लेखा संहिता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है। तो ये क्या है कि इन दोनों को जोड़ा जाएगा। अब प्रशासनिक डेटा है, जैसे मतलब हवाई हो गया, रेल परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ये डेटा तो हमें मिल ही जाता है, सीधे उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है कि भाई बैंकिंग सेक्टर में कितने हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है ये तो, ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब तो डेटा कहाँ कहाँ से मिला, पहली बात तो जीएसटी से मिला, और इसके अंदर भी क्या है कि एनआईसी और एसएसी है, इन दोनों को जोड़ दिया है, तो इससे क्या है कि मतलब सटीकता आ जाएगी।
फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा है तो वो हमें मिल ही जाता है, जिसमें बैंकिंग, रेल वगैरह, ये कि मतलब कितने परिवहन वगैरह कितना किया, वो सब हमें मिल जाएगा। फिर ऐसी सर्वेक्षण है, इससे मिल जाएगा। ये तीनों चीजें हो गई। अब देखो, इसको डिफ्लेटर के तौर पे ना मापा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब महंगाई है तो उसको ना हटा के और डिफ्लेटर नापा जाता है। जैसे मतलब कि मतलब मैंने आपको नाई वाला एग्जांपल बताया, 120 और अभी 100 है और बाद में 120 हो जाता है, तो मतलब 20 रुपए का ये है, तो हम क्या है कि मतलब इसको 100 रुपए ही मानेंगे कि मतलब इतना ही है। और अभी है ना नए लोग नहीं जुड़े हैं, तो डिफ्लेटर मतलब ये होता है कि महंगाई को हटा के, ठीक है। तो जो भी डाटा ले रहे हैं हम महंगाई को हटा के लेंगे। तो इससे क्या होगा, आवश्यकता क्या है कि वास्तविक मात्रा आ जाएगी हमारी। उसके बाद में क्या है कि जैसे मतलब एसपीपीआई का उपयोग क्यों नहीं है, ये क्या है कि एक अंतरराष्ट्रीय है ना सेवा प्रदान करने वाला एक सूचकांक होता है, ठीक है। तो एसपीपीआई सॉरी, आज थोड़ी तबीयत भी खराब है। हाँ, तो एसपीपीआई है ना, ये उत्पादन सूचकांक होता है, लेकिन भारत के अंदर है ना केवल ये 5 क्षेत्रों के अंदर ही है। एसपीपीआई होता है कि मतलब सर्विस सेक्टर का है ना जितना भी प्रोडक्शन होता है तो उसके सूचकांक होता है, ये अंतरराष्ट्रीय सूचकांक है। तो इसके अंदर जैसे भारत निकालता है ना, तो उसके है ना सिर्फ 5 क्षेत्रों के अंदर निकालता है, और ये तिमाही आधार पर निकालता है, हर महीने नहीं निकालता भारत, ठीक है। तो इसके इतने ही डाटा ना हमारे पास में उपलब्ध है। तो इसलिए क्या है कि आईएसपी के लिए ना ये अव्यवहारिक है, ठीक है। तो एसपीपीआई का हम उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा, आगे क्या है कि मतलब प्रयुक्त डिफ्लेटर कौन कौन से होंगे, कि मतलब किन किन चीजों को ना हम हटाने की कोशिश करेंगे। जैसे डब्ल्यूपीआई है, सीपीआई है, तो इन सबको ना हम नोट करेंगे, फिर उसके बाद में ना डिफ्लेटर का काम करेंगे, मतलब उनको ना महंगाई को ना हटाने का काम करेंगे, ठीक। जैसे डब्ल्यूपीआई हम है ना थोक व्यापार के लिए यूज में लेते हैं, बैंकिंग और बीमा के लिए हम सीपीआई का यूज में लेते हैं। विशिष्ट क्षेत्र जैसे मतलब दूर संचार वगैरह है, इसके अंदर सर्विस नहीं है, तो विशिष्ट सीपीआई मतलब अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग सीपीआई का होता है, तो उसको यूज में ले लेंगे, उसके डेटा का यूज में लेंगे। अन्य क्षेत्रों में भी है ना सीपीआई वगैरह है, तो इसको यूज में ले लेंगे। तो इससे क्या है कि जो इन क्षेत्रों के अंदर महंगाई बढ़ी है ना, जो मतलब बैंकिंग सेक्टर के अंदर, इनके सेक्टर के अंदर, तो ना उससे क्या है कि इससे है ना हम कम कर देंगे उसको महंगाई को, और उसके बाद में है ना हम डाटा लेंगे, ये कहना चाह रहे हैं ये। उसके बाद में सीपीआई गैर खाद्य का तर्क, जैसे मतलब गैर खाद्य में सीपीआई में इसका भार 63% है, और 80% महंगाई सीधे सेवा क्षेत्र के अंदर और सेवा लागतों से जुड़ी होती है। देखो, इसके अंदर ये कह रहा है कि जैसे मतलब सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, तो उसको ना खाद्य और गैर खाद्य के अंदर बांटा जाता है ना। तो खाद्य के अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब खाने वाली चीजें वो आ गई, और गैर खाद्य है तो वो है ना दूसरी चीजें हो जाती हैं। अब गैर खाद्य के अंदर है ना ज्यादातर चीजें हैं वो मतलब 85% है, तो वो महंगाई का कारण ना वही होती हैं गैर खाद्य वाली चीजें। खाद्य के अंदर भी महंगाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन गैर खाद्य है तो उसके अंदर ज्यादातर चीजें हैं वो महंगी होती हैं। महंगी के साथ में उसमें क्या है कि सर्विस सेक्टर का है ना जो इंक्लूड है वो ज्यादा होता है। मतलब खाद्य के अंदर तो आपको पता है कि मतलब गुड्स ही आएंगी लगभग, जो खाने वाली चीजें हैं जैसे मतलब फसल वगैरह और वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, तो गुड्स आ जाएंगे। गैर खाद्य है उसके अंदर ज्यादातर चीजें हैं वो सर्विस सेक्टर की आएंगी। तो ये कहना चाह रहा है कि 80% ना महंगाई है सीधे सेवा क्षेत्र की लागतों, मतलब जैसे मतलब ईंधन हो गया, फिर आवास वगैरह, आवास भी एक सर्विस सेक्टर के अंदर ही आएगा, कि मतलब आवास की कीमतें वो लगातार जैसे दिल्ली वगैरह में आप देख रहे हो कि बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीजें है ना इसके अंदर जुड़ी होती हैं, तो इसलिए गैर खाद्य को भी इंक्लूड करना ना जरूरी हो गया था, कि गैर खाद्य है, ये नॉन फूड वाला है सेक्टर, इसको भी ना इन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक। अब क्या है, देखो आधार वर्ष 24-25 रहेगा, सीपीआई के अनुसार रहेगा, इसलिए 24-25 कर दिया है इसको। फिर उसके बाद में वेटेज है, तो वो जीवीए क्षेत्रों के निश्चित भार वाले, ये वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेटेज वगैरह छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये निश्चित भार वाले लासेस फेयर वॉल्यूम इंडेक्स, इसके तहत है ना ये फॉर्मूला होगा, इस पे होगा, ये आपको फैक्ट है, याद रखना है। उसके बाद में इसको मैं समझाने को समझा दूंगा, पर ये काम का नहीं है आपके, सिर्फ है ना ऐसे याद रखो आप, लासेस फेयर वॉल्यूम इंडेक्स। उसके बाद में ये भार है, वेटेज है, तो ये मतलब राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के प्राप्त सकल मूल्य जीवीए के क्षेत्रों में योगदान के आधार पर तय होगा, कि जीवीए के अंदर ग्रोस वैल्यू एडेड है, तो उसके अंदर जितना जितना कोई सेक्टर है तो वो योगदान दे रहा है, तो उस आधार पर ना इसका वेटेज होगा, ठीक। चलो ये आर्टिकल हो गया। अब देखो छोटे छोटे आर्टिकल हैं, तो इसके अंदर क्या है कि एक यूथ को लैब है, तो इसके अंदर क्या है कि एक चैंपियनशिप टाइप में इस तरीके से हुई थी। तो इसके लिए मेरे को ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि मतलब युवाओं के लिए जो स्टार्टअप वगैरह है ना, वो सतत विकास के लिए कौन से स्टार्टअप वगैरह उन्होंने शुरू किए हैं, तो उनके लिए इनको है ना कुछ प्राइज वगैरह इस तरीके से मिले थे। वो आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात तो है यूथ कोलैब, ये क्या है कि 2017 के अंदर शुरू हुई थी, यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन है, इन इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया था। और इसका काम क्या है, युवाओं को सशक्त बनाना, और इनके नेतृत्व और सामाजिक नवाचार है जो उद्यमिता के अंदर, मतलब सतत विकास के लिए जो उद्यमिता वाले काम करते हैं, ये नवाचार करते हैं, तो वो है ना उनके लिए ना इनको मतलब प्रोत्साहित करना है, पुरस्कार वगैरह देना, इसके लिए है ये, ठीक है। अब क्या है,
अटल इनोवेशन मिशन है, इसके बारे में आपको पता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा कोई फैक्ट भी नहीं दे रखा। फिर जैसे मतलब ये नीति आयोग का है, इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद में यूएनडीपी है, यूएनडीपी के बारे में आप जानते हो। और उसके अलावा सिटी फाउंडेशन है, इसके लिए क्या है कि विश्व भर में कम आय वाले जो समुदाय हैं उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ना ये संस्था काम करती है। जो विश्व भर के जो आर्थिक समुदाय मतलब कम आर्थिक स्थिति होती है तो उनके लिए उनका वित्तीय समावेशन बढ़ाने का काम करता है ये संस्थान, और रोजगार के अवसर है ना ये पैदा करता है, ठीक है। उसके अलावा टी हब है, ये क्या है कि टेक्नोलॉजी हब होता है ये, ठीक है। तो ये क्या है कि सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है ये। और ये क्या है कि जैसे मतलब स्टार्टअप, कॉरपोरेट, शैक्षणिक संस्था, ये जितने भी चीजें हैं ना, वैश्विक बाजार, इन सबको एक साथ में लेके आता है, ये टेक्नोलॉजी हब है। तो ये तीन चार है ना पॉइंट थे, छोटे छोटे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, आपको नोट्स में नहीं उतारना है तो रहने देना, कोई जरूरी नहीं है इनका। तो ये इंग्लिश में दे रखा है मैंने, आप देख सकते हो। फिर जितेंद्र सिंह जी हैं, तो उन्होंने क्या है ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी, इसका प्रस्ताव रखा है कि मतलब ब्रिक्स देश हैं तो वो स्पेस इकोनॉमी के अंदर है ना एक अलग सेक्टर बनाए अपना, और है ना अलग है ना जो चुनौतियां हैं तो उनको खत्म करते हुए जो इसरो वगैरह, रोस कॉस्मोस, जितनी भी है ना जो संस्थाएं हैं मतलब अलग अलग देशों की, वो एक साथ में आए और अपनी स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करें, इसका प्रस्ताव रखा है। आप ना इसको जैसे मतलब स्पेस इकोनॉमी का या फिर आईआर का ये भी कोई भी है ना क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर सिर्फ है ना इसको यूज में ले सकते हो बस। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, अंदर कुछ भी नहीं था ऐसा, ठीक है बस। अब देखो ये एक वीआईपी कल्चर से संबंधित है ना एक आर्टिकल था कि वीआईपी कल्चर इन इंडिया, ठीक है। तो अभी जैसे मतलब आप देखते हो कि कोई मंदिरों के अंदर आप जा रहे हो तो वहां पे है ना जो नॉर्मल आदमी है वो भी है ना वीआईपी पास के थ्रू है ना अंदर सीधा चले जाते हैं, और बुजुर्ग वगैरह है या फिर बच्चे हैं तो वो परेशान होते रहते हैं, नॉर्मल लाइनों के अंदर लगे रहते हैं। तो वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए, इसके लिए वीआईपी कल्चर इन इंडिया ना एक पुस्तक का विमोचन है ना उपराष्ट्रपति जी ने किया है, ठीक है। इससे संबंधित ये आर्टिकल है। और अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो वो भी क्या है कि इसके अंदर लिखा हुआ है, कहाँ पे गया, हाँ, तो नीट उम्मीदवार थे उनके ना निर्बाध यात्रा के लिए ना अपनी जो देरी है मतलब जो अपनी यात्रा थी उसको ना थोड़ा डिले कर दिया था इन्होंने, तो ये एग्जाम्पल दिया है कि भाई ये जो वीआईपी कल्चर है ये खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो इससे संबंधित ये था। इसके अंदर मैंने एक छोटा सा ये ऑथर का नाम भी डाल दिया है, यदि छोटी एग्जाम के लिए काम आ सकता है। ये राज्यसभा मेंबर है अरुणाचल प्रदेश के श्री नमन रेबिया, ये इसके लेखक हैं। और श्री संदीप कुमार, ठीक है, ये दो इसके मतलब सहायक लेखक हैं ये। तो ये दो आप देख सकते हो, जरूरी नहीं है वैसे, यूपीएससी के लिए तो बिल्कुल काम का नहीं है। देखो अगला ये आर्टिकल है ना ये सेल से संबंधित है, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये क्या है कि इन्होंने जो सो मतलब जैसे अपनों दूनागिरी, अग्रय और संशोधक, ये तीन जहाजों के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। इन तीनों के बारे में अच्छे से किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये सेल है, तो ये है ना मतलब अपना जो मतलब स्टील है, स्टील की आपूर्ति है ना ये ज्यादा की है, इन्होंने बहुत ज्यादा की है। तो मतलब एक स्वदेशीकरण या इंडिजिनस तरीके से है ना हम किस तरीके से उत्पादन कर रहे हैं, यदि क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको मौका मिले तो इसको यूज में ले सकते हो कि सेल इंडिया है ना, ये मतलब पीएसयू से संबंधित आर्टिकल है, ठीक है। तो इसके लिए आप है ना मतलब आपको आपने इसके अंदर पढ़ा था 75% है ना जो भी चीजें हैं वो स्वदेशी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप है ना इसके अंदर यूज में ले सकते हो कि सेल का बहुत बड़ा योगदान है, कहीं भी आए तो ऐसे। ये भी लिखना नहीं है, याद रखना है सिर्फ, ये दो क्वेश्चन है। अरे कल वाले आर्टिकल के मैं भूल गया आंसर, ठीक है। मैं देख के बता दूंगा यदि आपको, कल बता दूंगा साथ में ही 2 दिन के, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे, ये मेंस का है। तो ठीक है, आज सेशन खत्म करते हैं यहीं पे ही, थैंक यू।